हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी बोर्ड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट। तो ये सवाल दे रखा है, इसका रिकॉर्ड बताने की जरूरत नहीं, दिया है यूपी 2015, 17, 2018, 2020 में दिया गया है। तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 में भी आ सकता है। हो सकता है इसका डाटा चेंज कर दें, यहाँ 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम आ जाए। तो आप देखो सिंपली क्या दिया है इसमें, एक आपके पास सर्किट डायग्राम बना रखा है। आपको पता होगा यहाँ पे इन सर्किट को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिसका जो विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। बात समझ आ रही है? कितना विभवांतर है 10 वोल्ट। और 10 वोल्ट के बाद में एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ना। उसके बाद 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और फिर 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस पूरे परिपथ में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। करेक्ट, परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल आते हैं, डाटा चेंज करके आएगा लेकिन इस टाइप के सवाल आएंगे, कंफर्म है। तो चलिए, आपको पता होगा आपके पास क्या क्या दिया है। जो दिया है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है आपके पास गिवन दैट, है ना। क्या दिया है, विभवांतर भी कितना दिया है बोलो 10 वोल्ट, है ना। और रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपके पास, है ना। प्रतिरोध निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो प्रतिरोध निकालो, देखो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध है। उसके बाद देखो ये धारा इसमें आ रही है, ऐसे आते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन 2 भागों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो सर ये जो 4 ओम है ये कौन से क्रम में जुड़े हैं बोलो, समांतर क्रम में जुड़े हैं। 4 ओम किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो 4 ओम और 4 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे आप, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का यदि आप तुल्य प्रतिरोध निकालो यहाँ पे, तो वो हो जाएगा क्या, समांतर का क्या होता है 1/r बराबर के 1/r1 प्लस 1/r2। यही तो होता है समांतर का, ठीक है, समांतर श्रेणी का। तो 1/r कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 प्लस 1/4। सोल्व करेंगे कितना आएगा 2/4। इसे हल करेंगे कितना आएगा हमारे पास 0.5, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 1/r बराबर आ रहा है ना, हमें r का मान चाहिए तो इसे उलट देंगे, ठीक है ना। तो 4/2 कितना आ जाएगा 2 ओम। अब देखो इस डायग्राम को यदि आप रिप्लेस करोगे तो इन सब के स्थान पे एक प्रतिरोध आ गया केवल 2 ओम का, है ना। तो इसको मैं इस तरह से बना दूं, बस इमेजिन करने के लिए। देखो हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है कितना आया है 2 ओम। तो आप इसको ऐसे बना करके, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, यहाँ से दोनों को हटा करके ऐसे एक प्रतिरोध खींच दें। अब यहाँ पे कितना कर दें 2। बात समझ में आया, नया डायग्राम बन गया। अब आप इस 2 ओम और इस 2 ओम को देखोगे कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जब जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, है ना, ये R1 था, तुल्य प्रतिरोध हमारे पास जो होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2, कितने ओम हो जाएंगे 4 ओम। इतनी बात समझ में आई, कितना ओम 4 ओम। अब देखो हमें लगाना है क्या, ओम का नियम। क्या लगाना है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I × R, यही होता है ना, V बराबर I × R, जहाँ V क्या है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली, R क्या है पूरे परिपथ का प्रतिरोध। अब क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, I चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, I बराबर V/R। R कौन सा, जो टोटल आप निकाले हो, तो टोटल मतलब R2। तो V का मान कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट बटे प्रतिरोध कितना है हमारे पास 4, है ना। आप डिवाइड कर दोगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 होता है, 2.2 2 4 5 20, है ना। इतना आया है, मात्रक क्या होगा एम्पियर, ठीक है ना। यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। देखो ये कितना सा हमने देख लिया। एक बार आप फिर से देखो कि एक परिपथ दिया है, परिपथ में 2 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके पास ऐसे करके यहाँ भी प्रतिरोध था ना, कितने का 4 ओम का, करेक्ट। आपने क्या किया, इन दोनों को पहले सीरीज में हमने कन्वर्ट कर लिया, मतलब पहले में दिया हुआ था तो हमने इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला, कितना आया 2 ओम। इसके बाद 2 ओम और 2 ओम का हमने देखा, R2 बराबर R1 + R2, तो 2 कितना हो गया 4 ओम, क्योंकि ए प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े थे, श्रेणी क्रम में जुड़े थे। हमारे पास धारा आई का मान चाहिए था और विभवांतर हमारे पास 10 वोल्ट दे रखा था। हमने ओम का नियम लगा दिया, और ओम का नियम हमने क्या लगाया, V = क्या होता है IR होता है
है ना। ओम का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक के लिए भी, IERT के लिए भी। तो इसको आप बार बार रिवाइज करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। ये भी पूछा जाता है कि ओम के नियम में विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या होता है, बताओ। विभवांतर और आई के बीच में यहाँ से कुछ चीज़ें और लिंक करवा दूँ मैं, इसको मैं साफ करता हूँ। बताओ, ओम का नियम आया है पिक्चर में, तो इसका मतलब ओम का नियम जरूरी बन जाता है। बताओ ओम के नियम के बारे में और क्या क्या जानते हो, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किए, जिसे किसी वैज्ञानिक के नाम पे ओम का नियम कहते हैं। और ये ओम का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित होने वाली विभवांतर, किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ये ओम का नियम था। तो V इक्वल टू, यहाँ से ए हटाओगे आप तो क्या होता था, V बराबर I इंटू R। और विभवांतर और इसके बीच में जब आप ग्राफ खींचोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, एक सरल रेखा मिलता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या मिलता था आपके पास, सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन। इसे आप रट के चले जाओ कि V और I के बीच का जो ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। R क्या है, प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम। और इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा से ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा का I का प्रतिशत करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है ना। इस सवाल से आप इतना नॉलेज लेके चलोगे। अब इसको मिटाते हैं, हम लोग चलेंगे क्या, अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना। चलो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़, एक नया रोल करेक्टर है हमारे पास, स्मॉल r, ठीक है। इधर देखो सब लोग, R, कैपिटल R क्या होता था, पहले तो ये जान ले कि मेरे इस पात्र का परिचय क्या है। देखो, एक होता है कैपिटल R, एक होता है स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, तार का प्रतिरोध होता है। किसका प्रतिरोध, तार का। जैसे हमने कहा, जैसे आप कोई कापर का तार ले लो, है ना। विकास इधर देखो, उसमें कुछ नहीं है, नहीं रख लो, विद्या क्वेश्चन रख लो अपने पास, कुछ नहीं होने वाला। एक तार प्रतिरोध लो, कापर का तार ले लो, एक एल्यूमिनियम का तार ले लो। अब बताओ इनमें से बेस्ट कौन, कॉपर का। क्यों, क्योंकि कॉपर के तार में प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जिस तार का प्रतिरोध जितना कम होगा वो तार उतना ही बेहतर माना जाएगा, है ना। तो यदि हमें मार्केट में सिलेक्शन करना है तार का, तो हम क्या देखेंगे, उसका प्रतिरोध कम हो, है ना। अब देखो, जैसे हमारे पास सवाल अभी अपने जगह पर रहने दो, हम दो बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक प्रतिरोध क्या होता है, और इसे हम कहते हैं क्या, प्रतिरोध। ध्यान से वीडियो 2-3 बार देखना, सब क्लियर हो जाएगा। प्रतिरोध, और इसको हम देख क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, है ना। आंतरिक प्रतिरोध, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है सबको ना। प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का प्रतिरोध होता है ना, सेल का। देखो, जैसे सेल है, यदि सेल में क्या क्या, जैसे मान लो आप कोई बैटरी, नॉर्मल बैटरी बात करो तो बैटरी कितने प्रकार की होती है, दो तरह की। एक प्राथमिक बैटरी, एक सेकेंडरी बैटरी, है ना। इफ यू टॉकिंग अबाउट द बैटरी, हाउ मेनी टाइप्स, 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज वन प्राइमरी, सेकेंड इज वन सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है कि वो सेल जो आप एक बार यूज करके फेंक देते हो, है ना, आप फिर से उसे आवेशित नहीं कर सकते। चार्जिंग का मतलब क्या होता है, आवेश देना, है ना। आप मोबाइल लगाते हो, चार्ज में क्या लिखा है, यही लिखता है ना, चार्जिंग। और चार्जिंग का मतलब क्या होता है, आवेश देना, है ना। आवेश देना मतलब चढ़ाना। आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप आवेश में आते हो ना, बस वही बात है। तो ऐसी बैटरी जिसको हम एक बार यूज करने के बाद में उसको हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारी प्राथमिक बैटरी आती है। इसे हम चार्ज नहीं कर सकते फिर से, है ना। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है कि वो बैटरी जिसको हम एक बार मतलब यूज करने के बाद में फिर से उसे हम आवेशित कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक बैटरी या सेकेंडरी बैटरी। जैसे आप अपने घर की बैटरी देख लो, है ना, ट्रैक्टर की बैटरी, ट्रक की बैटरी, उसमें भरा क्या होता है, H2SO4। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक इंग्रेडिएंट याद रखना, H2SO4। इसे हम क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तेजाब कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्योंकि बैटरी में हम भरे रहते हैं तो इसमें क्या होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भरे होते हैं। कोई पूछेगा बैटरी में क्या भरा होता है, आपका नाम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, ठीक है। जिसे हम इसका जो साधारण नाम क्या होता है, तेजाब होता है। दूसरी बात क्या है कि बैटरी में दो चीज लगे होते हैं, एक होता है दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखो, एक होता है कैथोड, एक क्या होता है,
कैथोड याद रखना, एक होता है कैथोड पूछा जाएगा, दूसरा होता है क्या एनोड। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड को हम कहते हैं ऋणात्मक, जो निगेटिव होता है ना ऋण वाला, उसे हम कहते हैं कैथोड। जो धनात्मक होता है क्या कहते हैं उसे एनोड। धनात्मक वाले क्या कहते हैं हम एनोड कहते हैं। और डियर इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये बात आप याद रखना बिल्कुल हमेशा। धनात्मक वाले को कहते हैं एनोड, ऋणात्मक वाले को कहते हैं कैथोड, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रोड। उसके बाद इसके अंदर जो भरा हुआ है उसे हम कहते हैं क्या तेजाब, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। और गर्म पानी भी करके हम थोड़ा डालते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बताओ यदि तेजाब की क्वालिटी कम है, तेजाब यदि सही नहीं है तेजाब, तो क्या देखो जो तेजाब होगा तो तेजाब का भी एक अपना खुद का प्रतिरोध होगा, है ना, जिसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आपको दिखाई नहीं देता है ना, उसे हम कहते हैं स्मॉल आर। ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में ये भी रुकावट डालता है। ठीक है ना, जैसे प्रतिरोध ये रुकावट डालता है उसी तरह से ये भी रुकावट डालेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो आप बाइक से जा रहे हो, ये प्रतिरोध ना होता तो बिल्कुल देखो रास्ता प्लेन है, आप जल्दी से निकल आते यहाँ पे, है ना। आप यहाँ से जा रहे हो यहाँ पे जल्दी से निकल आते, लेकिन यहाँ पे ब्रेकर है ना, ब्रेकर क्या करेगा रुकावट करेगा, आपको रोकेगा। तो यहाँ पे आप गियर चेंज करोगे, धीरे 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 आओगे, है ना। रास्ता प्लेन हुआ, फिर से आओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे फिर रुकावट ब्रेकर मिल गया, आप धीरे 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 क्रॉस करोगे, फिर यहाँ फिर। तो मतलब कि प्रतिरोध जहाँ भी लगेगा वो रुकावट ही पैदा करेगा। आप समझ सकते हो बाइक वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, आप साइकिल चलाते हैं तो भी ब्रेकर आता है, वहाँ पे अपनी स्पीड कम करते हो। अच्छा, कम नहीं करोगे तो उड़ जाओगे बिल्कुल से, है ना। तो ये होता है प्रतिरोध। तो पूरा समझाने का मोटो ये है कि आप अच्छे से ये समझ पाओ कि प्रतिरोध क्या है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है। ठीक है, पहला प्रतिरोध आपके रास्ते का प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध आपके बाइक से जा रहे हो तो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कभी मान लो क्लच सही से नहीं काम कर रहा है कहीं, है ना, बस ये बातें हैं। आपका टायर सही से नहीं काम कर पा रहा है, तो बस ये बातें हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है कि आंतरिक प्रतिरोध, कोई पूछे क्या कहते हैं तो आप कहोगे सेल का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, आंतरिक प्रतिरोध, आप क्योंकि जरूरी है। आंतरिक प्रतिरोध यहीं पर खत्म कर देते हैं, साथ में आप भी लिख लो आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध हेडिंग डाल लो और लिख लो साथ में। जिस प्रकार चालक तार का प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी सेल के घोल को हम क्या कहते हैं विद्युत अपघट। ये बात याद रखना, सेल का घोल को क्या कहते हैं विद्युत अपघट। सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में, आई थिंक वीडियो में क्लियर है, कट रहा है वहाँ पे नीचे कट रहा है। ओके, मैं इसको नीचे कर ऊपर से लिख देता हूँ ना, यहाँ से ये चलिए इसको मैं ऊपर करता हूँ। तो इसके बाद आप ऊपर से लिखोगे यहाँ पे, इसको मैं साफ कर दूँ सवाल को। ठीक है। जिस प्रकार चालक तार का प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी कोष्टक में लिखोगे आप क्या विद्युत अपघट। क्या लिखोगे आप विद्युत अपघट। सेल का घोल विद्युत अपघट भी
विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर से दिखाते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिजल्ट क्लियर करता हूँ कि जिस प्रकार आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप आएगा पेपर में लिखने के लिए लिख देना। जिस प्रकार चालक तार का प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक उसी प्रकार सेल का घोल भी विद्युत अपघट्ट सेल का घोल जिसे क्या कहते हो आप, विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट डालता है। इसे सेल का क्या कहते हैं हम, आंतरिक प्रतिरोध आर कहते हैं। ठीक है ना, चलो तो अब हम लोग सवाल भी अपने आते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरी तरह से मतलब पिक्चर क्लियर कि क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। जो चीज़ें आपको नहीं आती थी, शायद जो चीज़ें क्वेश्चन थ्योरी के माध्यम से नहीं कवर होता, वो न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाता है। अब देखिए सवाल को, देखो एक प्रतिरोध ये हो गया, चाहे सेल का प्रतिरोध हो चाहे तार का प्रतिरोध हो, बात एक ही है। ठीक है, एक सेल का प्रतिरोध हो गया और एक क्या, तार का प्रतिरोध हो गया। अब देखो आप, इस तार का प्रतिरोध और सेल का प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये दोनों 6 ओम 6 ओम किस क्रम में? 6 ओम 6 ओम कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, हल्ला मत करो, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन सब का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो बराबर क्या हो जाएगा 2/6। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 ओम। प्रियंका समझ में आ रहा है? 3 ओम। तो क्या करें हम, इसको रिप्लेस डायग्राम कर सकते हैं, देखो है ना। अब देखो ये देखो फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा। क्या हुआ सचिन? ये कुछ इस तरह से फिगर दिखेगा। तो कैसे, आप ऐसे कर लो, एक डब्बा बना लो ऐसे, है ना। यहाँ से काट के हम क्या कर दें, 2 बोल्ट कर दें, ई बराबर यहाँ पे प्रतिरोध लगा दें और एक प्रतिरोध मात्र यहाँ पे लगा दें। कितने ओम का? 3 ओम का, और ये 8 ओम का। और इसमें क्या हो गई, धारा प्रवाहित हो रही, आई बराबर कितना एम्पियर? 2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो स्मॉल आर ओम का प्रतिरोध और 3 ओम का प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ा है? श्रेणी में। तो टोटल कुल प्रतिरोध कितना हो गया? आप लिखो कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना दिख रहा है, मतलब दिख रहा है यहाँ पे 3 प्लस 8, इतना ही है ना। हमें क्या चाहिए, उस आर का मान चाहिए। तो देखो अब ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। अब V का मान देखो चित्र से कितना दिया है, 2 वोल्ट। तो V बराबर क्या रखोगे आप, 2, करेक्ट। I का मान कितना दिया है, 2, तो ये कितना रख दोगे आप, 2। R का मान टोटल कितना, कुल प्रतिरोध कितना है, 3 प्लस R, तो ये हो जाएगा 3 प्लस। आप समझ पा रहे हो? अब देखो 2 से क्या हो गए, कट गया। या फिर देखो फिर से आप इसको सॉल्व करो, 2 आप आ जाएगा इधर, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। एक गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में। यहाँ पे कितना हो गया, 1। यहाँ क्या हो गया, 3 प्लस R, और यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, बताओ। चलो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से R निकालो, कितना हो जाएगा, R बराबर 3 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो गया, आ गया इधर, तो माइनस हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ओम, है ना। तो टोटल सेल का प्रतिरोध कितना आ जाएगा, माइनस का 2 ओम। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बार, 2 ई बराबर 2 वोल्ट दिया था, R बराबर, यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज करके दिया था हमने, यहाँ पे 2 वोल्ट लिया है। जो सवाल में जो दे रखा है यहाँ पे I का मान वो कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है, 0.5 एम्पियर।
है ना। तो यहाँ पे कहाँ चेंज हो जाएगा, सब वैसे ही रहेगा, चेंज हो जाएगा हमारे पास यहाँ आई के मान पे। ये हो जाएगा कितना 2, आई का मान कितना 0.5, आर का मान कितना 3+, ठीक है। ये एक्चुअली सवाल था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो यहाँ पे जाएगा 5, इधर लाओ क्या हो जाएगा, इधर लाओ तो 2 बटे क्या होगा दशमलव के 5 बराबर 3+ आर, दशमलव यहाँ से हटाओगे यहाँ 0 बढ़ेगा, करेक्ट। ऊपर हुआ 20, नीचे हुआ 5, 5 चौके 20। तो यहाँ से हो जाएगा, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ चलो ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे दिखेगा, देखो 5 चौके ये दिख रहा है ना नीचे वाला, पिंकी दिख रहा है नीचे का। तो 5 चौके कितना हो गया 20, ये हो गया 3, ये हो गया आर। तो यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा 4 - 3 बराबर कितना ओम, 1 ओम। यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप करेक्ट, हम लोग माइनस जोड़ दिए हैं उसको। नहीं जोड़ोगे नहीं, आप देखो यहाँ तक करेक्ट, डाटा में करेक्ट है ना, सब सही है, 4-3 जोड़ दिए हैं। नहीं जोड़ना नहीं है, ऐसे सॉल्व करोगे 5 10, इधर देखो गुणा में है, इधर आया तो भाग में 5 चौके ये हो गया, बाकी 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गया तो ठीक है, तो ये आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले सवाल की तरफ ना, इसे नोट डाउन करो। ओके चलिए देखिए, सवाल कह रहा है कि एक घर में, हल्ला मत करो, 220 वोल्ट और 100 वाट है ना। अच्छा वाट किसका मात्रक होता है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, वाट किसका मात्रक होता है, अखिल बताओ वाट किसका मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 5 बल्ब, कितने बल्ब, 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपये, एक बातें मत करें पिटबो करेंगे अभी, 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 1 माह का खर्च निकालना है। तो सूत्र पहले निकाल लेंगे, यूनिट बराबर किसके बराबर, यूनिट बराबर क्या होगा, संख्या वाट गुणे घंटा, है ना। उसके बाद मान लो वाट गुणे घंटा, और यदि दिन हो तो दिन को भी घंटा में चेंज कर सकते हैं, साल को भी घंटा में चेंज कर सकते हैं, है ना। बटे क्या हो जाएगा 1000, कितने हजार 1000, है ना। ये यूनिट का हो गया। आप यहाँ पे घंटा गुणे दिन कह सकते हो, गुणे माह कह सकते हो, गुणे साल कर सकते हो, कुछ भी कर दो, है ना। सबको चेंज करना होता है, ठीक। तो यहाँ से निकल आएगा, इसमें क्या है कि 2 रुपये प्रति यूनिट। तो 1 यूनिट निकालने का सूत्र क्या होगा, वाट गुणे घंटा बटे 1000 होता है, लेकिन आप संख्या जोड़ देना क्योंकि कितने बल्ब जल रहे हैं। तो संख्या गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। आप लगाओ इस सूत्र पे, इस सूत्र पे आप लगाओ, इस सूत्र पे लगाओ, ठीक है। लगा के वीडियो में तुरंत कमेंट करो कितना आया आंसर। नहीं आया तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो हमें यदि 1 यूनिट का खर्चा मालूम चल जाए, 1 यूनिट का कितना है 2 रुपये, तो हम ये मालूम कर लें कि पूरे 1 माह का बोला गया है ना, मतलब 30 दिन का बोला गया है। तो देखो कितने बल्ब हैं, बोलो 5 बल्ब, उनकी पावर कितनी है, शक्ति कितने वाट, 100 वाट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, कितने घंटे जलते हैं डियर, 8 घंटे। कितने, आप 12 घंटे चलाते हो तो यहाँ पे 12 रख देना बस, है ना, आ जाएगा आंसर। गुणते कितने, मतलब कितने दिन बताओ, एक आ रहा है 1 माह, तो 1 माह को हम किसमें कर देंगे 30 दिन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं केवल 30, अब 30 गुणते 1 करने की जरूरत नहीं है, बात वहीं आ जाएगा। तो हो गया हमारे पास 1 माह बटे क्या कर देंगे हम 1000, कर दें 1000, काटो। पेपर में काटा नहीं, जैसे हम बता रहे हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, क्या हो जाएगा 5 वाट है 40, और 40 के कितना हो गया 120 यूनिट। कितने यूनिट, 120 यूनिट। अब बताओ 1 महीने में आप कितना बिजली खर्चा करते हो, 120 यूनिट। जब 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपये, तो 120 यूनिट का मूल्य कितना 280 रुपये।
है कि नहीं? तो एक पेन का दाम 5 रुपये, तो 2 पेन का दाम, वही बात तो यहाँ भी है। 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपये, तो 120 यूनिट का मूल्य 240 रुपये, है ना? 12 दूनी 24 हो जाएगा, 240। तो हम कर देंगे यहाँ पे कुल खर्चा। कुल खर्चा क्या करोगे आप? 2 गुणित कितने यूनिट बोलो? 120। अब कितना आंसर जाएगा? 12 दूनी 24, 240 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, है ना? 240 रुपये, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये रहा सवाल अलग अलग टाइप का। सवाल क्या कह रहा है कि एक बल्ब पे 60 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है ना? वाट मतलब क्या होगा? शक्ति का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है ना, लिखा है। इसको 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी? मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एक पेपर होगा, पेपर में से जैसे चौथा से होगा तो इसमें P बराबर क्या होगा हमारे पास? 60 वाट। V बराबर कितना दे रखा है? तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में से हमको पहले 220 क्वेश्चन में का वोल्ट। अगर C सही है, क्या निकालना है? I। तो रंगना पड़ेगा, और रंगना इतना सटीक है ना, इतना दबा के रंगना है कि इस तरफ का उभाड़े उसका जो बोला है उसके I का मान निकालना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 220 वोल्ट के विद्युत मेंस। अच्छा, विद्युत मेंस होता कुछ नहीं है, एक होता सर्किट होता है ना, जैसे आपका ये है बोर्ड ना, विद्युत मेंस है, ठीक है। जो सॉकेट विद्युत मेंस से जोड़ने पर प्रवाहित धारा कितनी होगी? पहला सवाल ये पूछा गया है। तो प्रवाहित धारा निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता था, क्या कि देखो सूत्र क्या है? P बराबर V इंटू आई, आपको याद होगा तो P बराबर V इंटू आई, है ना? इस सूत्र का उपयोग करके हम I निकाल लेंगे। देखो कैसे, P का मान कितना है? 60 वाट। हम P का मान क्या रखेंगे? 60 बराबर V का मान कितना? 220। I का मान कितना? I ही तो निकालना है पहले, करेक्ट। तो यहाँ से देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। I बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 बटे क्या? 11, नहीं 6 बटे 22, या फिर 3 बटे क्या? 11। यही तो आएगा ना 2 से काटने पे। और एक इसका मात्रक क्या हो जाएगा बोलो? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या निकालना है कि बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। अच्छा, बल्ब जल रहा होता है ना, तो वो क्या देता है? बल्ब और एलईडी में क्या अंतर है बताओ? प्रमोद जी बताइए आप, बल्ब और एलईडी में क्या अंतर है? देखो, जो बल्ब होता है वो आपके पास 95% ऊष्मा देता है, 5% प्रकाश देता है, ठीक है। लेकिन जो एलईडी होता है 85 से लेकर 90% तक क्या देता है? प्रकाश देता है, और शेष 10 से 15% क्या देता है? ऊष्मा देता है। मतलब कि आपको यदि एलईडी लगाओगे, जितने में आप 100 वाट का एक बल्ब लगाओगे उतने में 10 ठो आप एलईडी लगा लोगे, है ना? क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रकाश चाहिए, आपको प्रकाश ही चाहिए, है ना? तो इसलिए यही दोनों अंतर होता है कि बल्ब एक ऊष्मा उत्पन्न करता है ना? उसमें सिद्धांत पे काम करता है, जूल के नियम पे। तो अब कह रहा है कि विद्युत बल्ब द्वारा 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। मतलब ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? जूल। यस सर। तो यहाँ पे ले लेंगे 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा। 5 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा। सूत्र क्या होता है? V गुणित I विभवांतर प्रवाहित धारा गुणित क्या? समय, स्मॉल t। याद रहे समय सेकंड में होना चाहिए ना, यहाँ पे मिनट में दे रखा है, आप सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे। तो V का मान कितना है? 220 वोल्ट। I का मान कितना निकालो? 3/11। 3 T का मान कितना हो जाएगा बताओ? 5 गुणित 5 मिनट है, 60 से हम गुणा कर देंगे, मिनट तो हो गया सेकंड। यस सर। प्रियंका सही है भाई? 5 मिनट है तो सिर्फ 5 गुणे 60 नहीं कर देंगे? कर देंगे सर। अब इसको बस सोल्व करना है। देखो 11 दूनी 22 हो गया। अब बस गुणा कर दो। देखो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 3 छके 18, मतलब 180 तो आने वाला है, कंफर्म है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे 20 था, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 छके 18, 180 हो गया। 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, लो ऐसे चिपका लेंगे, करेक्ट।
ए हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ये हो जाएगा हमारे पास किसका मात्रक? ऊष्मा है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है ना, जूल। और v इंटू आई, हाँ ये हो जाएगा इसका मात्रक ये। तो इतना आ जाएगा आपके पास क्या? आंसर। ठीक है ना, बस नोट कर लो। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। और ऊष्मा यहाँ पे T का हमने मल्टीप्लाई किया है ना, V का वोल्ट मात्रक हो गया, I का एम्पियर हो गया, एम्पियर वोल्ट, I हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। इसको नोट कर लो, जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, कैलोरी में आंसर दिया है ना, तो वो भी आ जाएगा। इसको साफ कर दें, इतना हो गया ना। यहाँ से केवल आएगा ऊष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा। देखो जूल कैलोरी में संबंध, देखो एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है। कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी है ना। तो एक कैलोरी में, हाँ 1800 रहना चाहिए, आप 1800। अच्छा 1800 है, चलो ठीक है। एक कैलोरी में है सर जी, दो चुरीजा नहीं उतारेंगे क्या? दो सही है, करेक्ट है। तुम खुद को चेक कर लो एक बार। एक कैलोरी में हो जाएगा 4.18 जूल, है ना। हमारे देखो आंसर किस में दिया है? जूल में दिया है। हमें किस में चाहिए? कैलोरी में। ठीक है, तो जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या H1/4 इधर आ जाएगा। तो जूल बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4.18 क्या कैलोरी, इतना हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर किसमें दिया है? जूल में। तो जूल को हम कैलोरी में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 18,000/4.18। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? कैलोरी। करेक्ट। इसको हल करके जो आएगा वही क्या हो जाएगा? सर जी नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? मतलब कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप हल कर लेना कैसे? सर जी ये भी बोला है कि हमको नहीं आ रहा है। तो तुम दोनों कोई करना नहीं यहाँ पे ना, क्योंकि तुम लोग रेगुलर नहीं हो। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। ये 18 हो गया, 4.18 है, तो इसे आप जनरली लिख लो 4.18। इसे 418 लिख लो। 2 जीरो है, 1 2 ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो, है ना। अब बच्चों की तरफ आपको भाग देना है, तो भाग देखो 4 चौके कितना होगा? 16, है ना। तो यहाँ पे 4 लिखो, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 18 से घटाओ, जो आएगा वो, फिर 0 बढ़ाओ। इस तरह से हल करके आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा यहीं पे सेशन खत्म होगा। कल हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल लेंगे जो कि पिछले साल आए होंगे। ठीक है, इसको भाग देना भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये तो बहुत विडम्बना हो गई। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज के लिए सबके लिए होमवर्क रहेगा कि आप घर पे जाके पहली बार कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसको मैं साफ करता हूँ, होमवर्क नोट करिए। क्या क्या पढ़ना है होमवर्क में? पहला नंबर ये कि आपको इलेक्ट्रिक का डिफिनीशन पता होना चाहिए। विद्युत का डिफिनीशन पढ़ के आना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभवांतर पढ़ के आना है। ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, आपको ओम का नियम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ के आना है। उसके बाद ग्राफ बिटवीन V एंड I, इसके बीच का ग्राफ आपको खींच के आना है। और सेकेंड क्या पढ़ना है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सही सब पढ़ना है। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक होगा हमारे पास प्रतिरोधों का संयोजन। बताते हैं तुम्हें क्या नहीं समझ में आने लायक है, सीधे बैठो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सीरीज में, है ना। ये क्या हो जाएगा?
श्रेणी में, और दूसरा क्या होता है हमारे पास पैरेलल, है ना, मतलब समांतर, है ना। क्या क्या, विद्युत धारा की डिफिनीशन और विद्युत विभवांतर का डिफिनीशन, ओम का नियम, एप्लीकेशन उसके, ग्राफ, वी एंड आई, सीरीज, है ना। उसके बाद क्या होगा, प्रतिरोधों का संयोजन सीरीज में और पैरेलल में। इसके बाद हमने क्या बताया था, हमने जो बताया था आंतरिक प्रतिरोध, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी पढ़ के आना है, और प्रतिरोध वो भी पढ़ के आना है, ठीक है ना। कल हम लोग क्या करेंगे कि कल हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सवाल देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए, करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।